आज से कई सौ साल पहले की बात है। एक आदमी रात को घने जंगल में से गुजर रहा था। सुनसान काली रात, जैसे वो आदमी और उसके घोड़े के अलावा किसी का आवाज़ नहीं आ रहा। काले घने जंगल में चलते चलते वो थक जाता है और वो कहीं रात गुजारने की और आराम करने की सोचता है। तभी उसे काली रात को घने जंगल में उसे एक गांव जैसा कुछ दिखता है। वो धीरे धीरे उस गांव की तरफ बढ़ता है। वो गांव कुछ अजीब सा सुनसान लग रहा था। वो आदमी घोड़े से उतरकर गांव के पहले ही घर के दरवाजे को खड़खड़ाने लगता है। तभी वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वो देखता है कि उसके सामने बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो बूढ़ी औरत खड़ी होती है और उसका स्वागत करती है और वो बूढ़ी औरत उस आदमी को खाने के लिए पूछती है। थोड़ी देर बाद एक जवान औरत घर के अंदर से खाना लेकर आती है। वो आदमी खाना खा लेता है और पूछता है कि आसपास कोई पुरुष क्यों नहीं दिख रहा। आपके घर में या फिर पूरे गांव में कोई पुरुष क्यों नहीं है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि खेत को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सारे पुरुष खेत में ही रुक गए हैं। वो आदमी उसी घर के आंगन में चारपाई पर सो जाता है और जब सुबह उठता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सुबह ना तो वहाँ कोई घर था और ना ही कोई गांव। वो एक झाड़ के नीचे पत्थर पर सो रहा था और उसका घोड़ा उसी झाड़ से बंधा हुआ था। वो आसपास बहुत ढूंढता है पर उसे ना तो कोई गांव दिखता है और ना ही कोई घर। वो दोपहर तक चलने के बाद जंगल से निकलकर आगे एक गांव तक पहुंचता है। वो सारी बात गांव वालों को बताता है। तभी एक बूढ़ा इंसान उसे बताता है कि वहाँ एक पूरा गांव हुआ करता था। वो अचानक किसी वजह से पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। अब तो बस उस घने जंगल में अमावस की रात को ही वो गांव और भूत दिखते हैं। हमारे गांव के कई लोग अमावस की रात को वहाँ पर डर के मारे मर गए हैं, पर तुम नहीं डरे, तुम काफ़ी बहादुर लगते हो। वो आदमी उस बूढ़े इंसान से पूछता है कि वो गांव में क्या हुआ था और क्यों वो पूरा गांव बर्बाद हो गया था, पर गांव के कोई भी लोगों के पास ये जवाब नहीं था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि हर साल में एक बार अमावस की रात को वो गांव दिखता है, वहाँ भूत का डेरा होता है। वो आदमी उस गांव का राज जानने के लिए एक साल इंतजार करने के बाद अमावस की रात को उसी सुनसान जंगल से चलना शुरू करता है। जब एक साल बाद उसी रास्ते पर अमावस की रात को थोड़ी देर चलने के बाद उसे वही गांव वापस दिखता है। वो आदमी वही गांव में फिर से पहले ही घर के दरवाजे को खड़खड़ाता है। वो देखकर हैरान था कि एक साल बाद वही बूढ़ी औरत वहीं पर बैठी हुई थी और वो वैसे ही स्वागत करती है और खाने को पूछती है जैसे एक साल पहले पूछा था। वो आदमी उस बूढ़ी औरत के पास बैठ जाता है और पूछता है कि आपके गांव को क्या हुआ था। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम काफ़ी बहादुर इंसान लगते हो। हमने कुछ किया नहीं, पर कई लोग बस डर के मारे ही मर जाते हैं। तब वो बूढ़ी औरत बताना शुरू करती है उस इंसान को। आज से कई साल पहले जब तानाशाह राजाओं का शासन हो गया था, तब कोई भी कबीला या कोई भी गांव उस जुल्म से बच नहीं सकते थे, उस राजा के तानाशाह से बच नहीं सकते थे। वो लोग या तो जो चाहे वो लोगों को साथ करते थे, प्रताड़ित करते थे, या फिर वो लोग इस्लाम कबूल करने को कहते थे। उसी समय इस जंगल भरे पहाड़ों पर हमारा एक गांव और हमारे आहिर जाति का एक कबीला हुआ करता था। हम खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करते थे। हमारे यहाँ कई सालों तक सूखा पड़ा रहा और कई सालों के बाद बारिश हुई। सारे गांव वाले खुश थे और हमारे यहाँ खुशी के मौके पर रास और गरबा का नृत्य किया जाता है। तभी बारिश की खुशी के कारण तालाब के पास कई महिलाएं रास गरबा खेल रही थी और बहुत ही अच्छा नृत्य भी कर रही थी। तभी एक राजदूत राजा का खबरी वहाँ से निकलता है। वो दरबारी राजा को सारी बात बताता है और वो अद्भुत नृत्य के बारे में भी कहता है। राजा आदेश देता है और उस सभी औरतों को बुला के दरबार में नृत्य करने को कहने का आदेश देता है। राजदूत उसी गांव कबीले में जाकर कहता है कि आपकी महिलाओं को राजा ने दरबार में नृत्य करने के लिए बुलाया है। वो आहिर जाति के लोगों का कबीला था और वो किसी को भी राजा नहीं मानते थे और किसी के सामने झुकने वाले लोगों में से नहीं थे। तभी वो कबीले वाले लोग कहते हैं कि हमारी महिला बस खुशी के मौके पर ही रास खेलती है और तुम्हारे राजा के ना तो हम गुलाम हैं और ना ही तुम्हारे दरबार में हमारी औरतें नाच गान करेगी। ये बात राजा तक पहुंचती है और वो राजा सेनापति को आदेश देता है कि अगर पूरा गांव जलाना पड़े तो जला दो, पर उन औरतों को मेरे दरबार में लाओ। ये बात उन गांव वालों को भी पता चलती है कि कल सुबह हमारे गांव पर आक्रमण होने वाला है। एक अकेला गांव जंगल में पूरी तरह से सैनिकों से घिर जाता है। वो ऐसे लोग नहीं थे जो हथियार डालते। उसे पता था कि उनके मरने के बाद उनकी बच्ची और महिलाओं के साथ क्या होने वाला है। तभी सारी औरतें और बच्चियां भी हथियार उठा लेती हैं। तब गांव वाले सोचते हैं कि अगर एक भी बच्ची या फिर औरत युद्ध में बच गई तो उनके साथ बहुत बुरा किया जाएगा। तभी एक बच्ची अपने बाप के हाथ में कटार देकर कहती है कि मैं दुश्मनों के हाथ में मरने और उनकी गुलामी करने से बेहतर है कि मैं अपने बाप के हाथ से मरूं। तभी एक के बाद एक सारी औरतें मरने के लिए तैयार हो जाती है और देखते ही देखते एक के बाद एक महिलाओं अपने आप गला काट देती है। तब उस बाप ने बेटी के गले में कटार रखी। भाई ने अपने बहन को मरते हुए देखा। सारी औरतें बच्चियां अपना बलिदान दे दिया और तब उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ और बहन को मरते हुए देखा, जिस पिता ने अपने परिवार को खोया। तब उन सबकी आंखों में अंगार था और बदले की भावना। वो दिन कबीले के सारे आहिर के सर में केसरिया बांधकर हाथ में हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार थे। उन सबकी रगों में एक जुनून था। वो लोग 100 या 150 थे और सामने 10 से 15 हज़ार सैनिक। उस दिन एक घमासान युद्ध हुआ। तब एक छोटे से बच्चे ने भी एक सैनिक की छाती चीर दी। तब एक एक आदमी ने 100 सैनिकों को मारा था।
और सब लोगों ने अपना बलिदान दिया। सूरज ढलते ढलते पूरा गांव सुनसान हो गया था। तब वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो जो लड़े उनको तो मुक्ति मिल गई, पर हम औरतें जो भूत बनकर यही अमावस की रात को पूरा गांव फिर से खड़ा करती हैं। और जो ये बात पूरी सुन रहा था उसका नाम था सामंत लोखेल। तब सामंत लोखेल उस बूढ़ी औरत को कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम इस जगह पर अगर भागवत हवन कराओ तो हमें मुक्ति मिल सकती है। तभी वो सामंत लोखेल कहता है कि अगर मुझे, मेरा वादा है, अगर मुझे जितना भी पैसा देना पड़े, जितना भी मुझे कर्ज लेना पड़े, मैं यहाँ पर सबसे बड़ा हवन कराऊंगा। और सामंत लोखेल हवन करवाता है और सारी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यह घटना गुजरात के गिर जंगल की हकीकत घटना पर आधारित कहानी है।